दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरे मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में सबूत के साथ मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि तुर्की पहली बार ऐसे पीछे हटा है। इसको आप झुकना भी कह सकते हैं, लेकिन झुकना वर्ड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने थंबनेल पर लिखा नहीं। तुर्की असल में पूरी तरह से पीछे हटने को तैयार हो गया सीरिया से। सीरिया नाराज था तुर्की से, क्योंकि सीरिया के अंदर लगातार खतरनाक एयर स्ट्राइक कुर्दिश को निशाना बनाने के नाम पर कर रहा था तुर्की। और यह आप सभी को मालूम है कि तुर्की खतरनाक तरीके से एयर स्ट्राइक पिछले एक महीने में कर चुका है। ऐसे में मॉस्को के अंदर, रूस के अंदर सीरिया और तुर्की की मुलाकात, बातचीत खुद पुतिन ने करवाई। ये भी आपको बताया था मैंने। अब सबसे बड़ी खबर आई है, जैसे तैसे रशिया ने बड़ा काम करवा दिया। रूस ने तुर्की को मजबूर कर दिया कि वो अपनी पूरी सैन्य छावनी सीरिया से हटा ले। ऐतिहासिक ये फैसला है, इस खबर को छोटा मोटा मत समझिए। सीरिया में तुर्की के बेसेस मौजूद हैं, पूरी तरह से सारे बेस को ख़त्म करेगा और अपनी सेना को तुर्की वापस लेके जाएगा। रूस ने ऐतिहासिक काम करके दिखा दिया है। तीनों के बीच बहुत खिचड़ी पकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो मैंने आपको बताया। अभी दोनों के बीच और भी मुद्दे सुलझाना बाकी हैं। तो ऐलान किया है खुद तुर्की ने कि सीरिया के साथ बातचीत अब जनवरी यानी नए इसी साल में दूसरी मीटिंग होगी। उधर बात कर रहे हैं तुर्की की, तो बता दूं तुर्की दौड़ रहा है रफ्तार से रॉकेट की, हथियारों की दौड़ में। ये देखिए नया डिफेंस सिस्टम, नाम है स्नाइपर, 100 किलोमीटर रेंज, कामयाबी से टेस्ट किया है। आयरन डोम जैसा मिलता जुलता इसका कामकाज है और ख़तरनाक है। S-400 के मतलब समझ रहे हैं लेवल पर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये एक छोटा सा टेस्ट किया गया है। इसी को बड़ा करके आगे आने वाले समय में तुर्की कोशिश कर रहा है कि S-400 का डिफेंस सिस्टम हम बना लें। उधर न जाने क्या हो गया है कि सऊदी अरब के आगे झुकने को यमन के लड़ाके हुथीस तैयार हो गए हैं। वो हुथीस जिसने पिछले साल पूरे सऊदी अरब के नाक में दम कर दिया था और अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल की कंपनियों और फैक्ट्रीज पर रॉकेट और ड्रोन दाग दिए थे। अब हौथीस का बयान आया है कि हम सऊदी अरब से परमानेंट सीज फायर चाहते हैं। दोस्तों खुशी की खबर, 5 सेकंड के लिए खुश हो जाइए। बता दूं आपको कि यूएन ने इजराइल को करारा थप्पड़ मारा है और यूएन में कई देशों ने जोरदार झापड़ इजराइल के गाल पर जड़ दिया है। ये रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है। यूएन का रिजल्ट घसीट के आपके सामने रख रहा हूं। यूएन ने वोटिंग करी इस मुद्दे पर कि इजराइल गैरकानूनी तरीके से फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ रहा है, कब्जा रहा है ज़मीनें। इस पर कौन से देश फिलिस्तीन के हक में हैं और कौन से देश ये चाह रहे हैं कि इजराइल इसको रोके, और कौन इजराइल के साथ है? तो देखिए, इजराइल का साथ देने वाले सिर्फ 26 और इजराइल के खिलाफ 87 देशों ने यानी 87 कंट्रीज ने विरोध जताया और इजराइल का साथ नहीं दिया। उनका कहना यह था कि हाँ, इजराइल गैर कानूनी तरीके से इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए फिलिस्तीनियों की ज़मीन को हड़प रहा है। इजराइल के खिलाफ इसमें हरी बिंदी वाले जो देश हैं उन्होंने वोटिंग करी, जैसे अल्जीरिया इजराइल के खिलाफ, अंगोला इजराइल के खिलाफ, अर्जेंटीना इजराइल के खिलाफ, आर्मीनिया इजराइल के खिलाफ। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इजराइल के खिलाफ है, नाम सुनते रहिए। अज़रबैजान, बहामास, बहरैन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेल्जियम, बिली, भूटान, बेलीज, बेल्जियम, बोलिविया, बोत्सवाना, कंबोडिया, चिली, चाइना, कोलंबिया, क्यूबा, इजिप्ट, कोरिया, गैबन, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, जमाइका, कजाकिस्तान, जॉर्डन,
कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव्स, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, मोरक्को, नामिबिया, ओमान, पाकिस्तान, पेरू, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, रशिया, सऊदी अरबिया, सेनेगल, सिंगापुर, सोमालिया, तुर्की, तुनिशिया, युगांडा, श्रीलंका, वियतनाम, यमन, जाम्बिया, यूएई, इन सभी देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग करी है और 26 देशों ने साथ दिया है, जिसमें इटली ने साथ दिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, कनाडा, जर्मनी, हंगरी, इटली, लिथुआनिया, लाइबेरिया, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बाद अमेरिका, इन देशों ने इजराइल का साथ दिया। एब्सेंट कौन रहे? थाईलैंड के अलावा हमारा भारत एब्सेंट रहा है। भारत के बारे में बताना जरूरी है, तो बता दूं कि भारत ने वोट ही नहीं दिया है, चालाकी से शांत रहा है। अब इजराइल में इतना घंघोर तमाचा खाने के बाद इजराइल यही करता है और हमेशा से करता आया है। अब यूएन को ही ठुकरा दिया। बावले नेतन्याहू ने सामने आकर कहा है कि हम नहीं मानते, हम बाध्य नहीं है, हम पर किसी का जोर नहीं। भाई साहब, हम नहीं मानेंगे यूएन को, ये एक तरफा फैसला है, ये एक यहूदियों के खिलाफ। अबे सुअर, तुम दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करो, लोगों के घरों को तोड़ो दिन दहाड़े, और फिर यूएन में आके कहो कि नहीं नहीं ये तो बचपन में हम खेलते थे, हमें याद है, हम 5-6 दोस्त हुआ करते थे और एक दोस्त जो है बड़े नखरे करता था और हम कहते थे कोई बात नहीं, कोई बात आ जाएगा, कोई बात नहीं है, सब मिलके खेलेंगे। सब आराम से खेलते थे और वो आइस पाइस धप्पा बड़े मज़े से खेल रहा होता था। लेकिन जब वो चोर बनता था, जब ये होता था कि अब हम सब छुपेंगे, अब तेरा नंबर तू पकड़ेगा, तो बिधक जाता, मैं तो खेलूंगा ही नहीं, मैं नहीं खेल रहा भाई, मेरा 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 मैं नहीं खेल रहा, मेरा नंबर नहीं है भाई, मेरी तो कच्ची है। अच्छा, तो यही है, यूएन में इजराइल ने यही किया, मेरी तो कच्ची है, हाँ मतलब मैं नहीं मान रहा। अभी तक तो यूएन में बहुत उछल रहा था जब इसके हक में फैसला जा रहा था, जब यूएन ने इसको नंगा कर दिया तो मैं नहीं मान रहा। अब इजराइल का एक और कांड बता देता हूं, सिर्फ 2022 की बात कर रहा हूं। 130 फिलिस्तीन के पत्रकारों को डिटेन किया था उसने और जेल में अभी भी रखा हुआ है। नेतन्याहू एक ऐसा जानवर है जिसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता। अब आप समझ लीजिए कि आप तो फिलिस्तीन को भूल चुके हैं, लेकिन मैं अपना हक अदा करूंगा आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। सुन लीजिए और समझ लीजिए कि नेतन्याहू का इतना खतरनाक प्लान है मस्जिद अल अक्सा समेत पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने का कि आप और हम तो शांत बैठे हैं, लेकिन खबर इतनी बड़ी है कि कतर भड़क गया है। कतर ने धमकी दी है इजराइल को कि बाज आना, रेड लाइन क्रॉस मत करना, वरना पूरी तरह से झड़प के लिए हम तैयार हैं। मस्जिद अल अक्सा और फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करने का जो तुम्हारा प्लान है हमें मालूम है। उधर इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, नाम है उनका सिसी, उन्होंने बात करी नेतन्याहू से और मुबारकबाद दी उनके प्रधानमंत्री बनने की, और नेतन्याहू से लगे हाथ फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी बात करी है। लेकिन क्या बात करी है ये सामने नहीं आई। अब आप समझ लीजिए ये 2023 बहुत ही खतरनाक साबित होगा फिलिस्तीनियों के लिए। आपको उनके बारे में जानना चाहिए, खबर पर नज़र रखना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। इतना डर अमेरिका को भी है कि नेतन्याहू की सरकार वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनियों के साथ घातक कांड कर सकती है। ऐसे में इजराइल का दौरा करने के लिए एनएसए अमेरिका के पहुंचने वाले हैं, और कहा यह जा रहा है, खुद इजराइल का मीडिया लिख रहा है, खौफ में और डर में आ रहे हैं कि कहीं इजराइल कुछ कर न दे वेस्ट बैंक में। इसलिए इस डर के मारे अमेरिका के एनएसए को बाइडन भेज रहे हैं इजराइल। और देखिए यूएई यानी जिसको आप दूसरे नाम से दुबई से जानते हैं, आपको बता दूं कि ये पहला इतना बड़ा गद्दार मुल्क है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हालांकि हमको बहुत इनविटेशन मिलता है और मेरे तो सारे रास्ते दुबई के लिए, यूएई के लिए खुले हुए हैं। नेशनलिटी भी ले सकते हैं भाई साहब, रज़ा भाई उनकी दुबई जाके। लेकिन इतनी नफ़रत है मुझे इस यूएई की हरकतों से कि मैं दिन रात इस पर लानत भेजना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। भले ही सारी चीज़ें एक तरफ बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए, आप भी लानत ही भेजेंगे। नेतन्याहू को यूएई ने मुबारकबाद पेश करी
और मुबारकबाद पेश करने के बाद नेतन्याहू को इनवाइट किया है। अगले हफ्ते ये शैतान नेतन्याहू दुबई में होगा। अब इसी के साथ बता दूं कि एक बुरी खबर है। हसन नसरुल्लाह, इनको जानते होंगे आप, जिसने इजराइल की नाक में दम किया हुआ है और इजराइल के लिए एक ये बड़ा ख़तरा है। इनके ग्रुप का नाम है हिजबुल्लाह और इनका नाम है हसन नसरुल्लाह, ये याद रखिएगा। बड़ी खबर ये है कि इनको स्ट्रोक आया है। पहले क्या हुआ, ये इतने बीमार हुए कि इन्होंने टीवी चैनल के सामने आने से इनकार कर दिया और किसी भी तरह से ये पब्लिक के सामने नहीं आ रहे हैं। अब जो जानकारी आ रही है वो बुरी खबर है, बुरी बहुत ख़तरनाक खबर है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अभी तक ये कंफर्म किया जा चुका है कि इनको स्ट्रोक आया है और एडिशनल जानकारी अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ ये हॉस्पिटलाइज हैं बैरूत में और बुरी तरह से बीमार हैं। दोस्तों, चाबहार पोर्ट आपको मालूम है, ईरान का चाबहार पोर्ट भारत, पाकिस्तान और चाइना और दूसरे एशिया के देशों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन भारत ने इसमें काफ़ी मोटी रकम इन्वेस्ट करी थी और अब चाबहार उसी पोर्ट पर पहली बार चीन का जहाज़ सामानों से लदा हुआ पहुंचा है। भारत के मीडिया संस्थानों को और भारत के नेताओं को ये बात रास नहीं आ रही है। उनका ये मानना है कि चाबहार हमारे अब्बा का है, लेकिन भारत ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप चीन को रोक सकें। लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, भारत और ईरान के रिश्ते तो काफ़ी गहरे हैं, लेकिन आप अगर ईरान और भारत और चीन को अगर तौलेंगे तो भारत से ज़्यादा चीन और ईरान करीब हैं। उधर ईरान के सिस्तान और बलोचिस्तान में आज भी प्रदर्शन होते हुए पाए जा रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन अब काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन बीच बीच में ये उबाल मार रहे हैं। सिस्तान और बलोचिस्तान में ज़बरदस्त नारे लगाए जा रहे हैं डेथ टू खामनाई के। सुनिए। मुझ पर दबाव बनाया जाता है कि ईरान के बारे में कुछ मत दिखाओ, कुछ मत बोलो, खिलाफ मत बोलो, या जूता उठा के मुंह पे मारेंगे। IRGC जब खुद अपने मुंह से बोल रहा है, ईरान की जो जनता की हालत में दिखा रहा हूँ, मैं एनिमेशन से दिखा रहा हूँ क्या? अबे जो सच है वही तो दिखा रहा हूँ। अब तुम कहो ईरान में सिर्फ 2-3 जगह हो रहा है, अबे हो तो रहा है। मैं कब कह रहा हूँ कि पूरे ईरान में तबाही मच गई है बे, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि वेस्ट कर रहा है ये। फिर भी भाई अंधभक्ति मत करो भाई। तुम्हें कोई ईरान से आ रहा है क्या लिफाफा? मुझे तो नहीं आ रहा भाई, तो मैं तो सच बोलूँगा। दोस्तों, ये फुल स्क्रीन पर जो ईरान के एकदम आँख बंद करके जो अंधभक्त बने पड़े हैं, जो सच समझना भी नहीं चाहते, ये देखिए फुल स्क्रीन पर IRGC के ऑफिशियल ने ऑफिशियली हिंट दिया है कि इस प्रदर्शन को लेकर जो ईरान की जो लीडरशिप है वो 2 टुकड़ों में बट सकती है। बस, ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी लोगों को। लीडरशिप भी टूट सकती है। IRGC ने कह दिया। IRGC से ऊपर कोई है? सुप्रीम लीडर है ना, तो सुप्रीम लीडर को जो ग्रुप है उसमें भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।